Yes. So लेट मी स्टार्ट अगेन, अगर अभी वॉइस डिस्टर्ब हो रही हो सबके लिए। तो देखो क्लास, अभी तक हमने देखा कि डेटा मॉडलिंग में, मतलब अभी तक हमने देखा कि पावर क्वेरी एडिटर में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे हमारे लिए, राइट? कि हम कैसे कैसे डेटा को एडिट कर सकते हैं, कैसे डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम उस डेटा को मॉडल करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट समझेंगे, राइट? और लोड करने के बाद और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे इन नेक्स्ट स्लाइड्स। So the first question is, what is data modeling and why? Right? हम सीधा डेटा लोड करके डैशबोर्ड में और विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट? एक डायरेक्ट मेथड है कि हम कैसे भी डेटा लोड करें और विजुअल क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। बट अगर लेट सपोज कि हमारे पास अभी तो 4-5 फाइल है, फ्यूचर में अगर 50-60 फाइल्स हो जाएंगी एंड उनके बीच में रिलेशनशिप्स भी बने हुए हैं, उनमें डैक्स क्वेरीज भी हमने लिख रखी हैं एंड उनके साथ में हमने 10 और ऑपरेशंस परफॉर्म कर रखे हैं, ठीक है? एट दैट पॉइंट थिंक कि किस लेवल का क्योस हमारे डैशबोर्ड पे होएगा। सो टू हैंडल एवरीथिंग प्रॉपरली वी डू डेटा मॉडलिंग। सो डेटा मॉडलिंग इन्वॉल्व डिजाइनिंग अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। एक थोड़ा लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम डेटा का, हम देखते हैं कि कनेक्शंस कैसे बिल्ड करने हैं, टेबल आपस में कैसे रिलेटेड है, उनको कैसे आपस में कनेक्शन का बनाना है ताकि हम उनको इजीली फ्यूचर में मैनेज कर सकें। कंसिडर एस्पेक्ट्स लाइक एक्सेसिबिलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन। सो जब हम डेटा मॉडल करते हैं, हम अपने सिस्टम को, हमारे जो मॉडल है हमारे डेटा का, उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं जिससे कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इनहैंस होए, ठीक है? Dimensional modeling is a subset and specialty for report databases और data warehouses. So जब हम डेटा वेयर हाउसेस को डिजाइन कर रहे होते हैं, उसका एक सबसेट है, मतलब उसी का एक पार्ट है डेटा वेयर हाउस डिजाइनिंग का, डायमेंशनल मॉडलिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉडल आवर डेटा वेयर हाउस, अदरवाइज मॉडलिंग होती क्या है, डेटा उसमें कौन-कौन बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है डेटा का, सो इट बिकम्स हार्ड टू मैनेज। तो हम स्टार्टिंग से डेटा वेयर हाउस को एक स्ट्रक्चर में मॉडल करके चलते हैं, ठीक है? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज क्लासिक बीआई अप्रोच? अभी हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी थी पहले, जिसमें हमने देखा था कि हम पहले क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, उसके बाद में हम उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को लोड करते हैं, देन उस पर विजुअलाइजेशंस क्रिएट करते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं, और उसके बाद उस डैशबोर्ड को क्लाइंट से अप्रूव कराते हैं। सो दैट इज वी कैन से अ लाइफ साइकिल ऑफ अ डैशबोर्ड क्रिएशन, कि हमारा जो प्रोजेक्ट है जो हम क्रिएट करते हैं उसकी कैसी लाइफ साइकिल है। व्हाट इज क्लासिक बीआई अप्रोच? व्हेन वी हैव आवर डेटा, तो हम हमारे डेटा को सीधा सिस्टम में लोड करते हैं, we create calculation and we visualize. These are the three basic steps, classic BI approach we can say. In Power BI हम ये 3 ही steps पे focus करते हैं, डेटा को लोड करना, then we create calculations or we create calculations or we do we write dexes and everything, and then we visualize the our we can say we can visualize our data which is available to us. Yes, for this classic BI approach, we use systems like OLTP, Online Transactional Processing Systems. ठीक है, इनमें क्या होता है कि हम ऑनलाइन OLTP जो सिस्टम्स होते हैं उनमें ट्रांजैक्शनल जो प्रोसेसेस हैं उनको फॉलो करते हैं ज़्यादा। विल सी, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट आर OLTP एंड OLAPs. Okay, I've covered these points. So अब क्लासिक BI अप्रोच जो है उसमें कुछ हमारे पास लिमिटेशंस होते हैं, राइट? सो क्लासिक BI अप्रोच क्या है? सिंपल डेटा सेट्स पे काम करती है और लो डेटा वॉल्यूम्स पे अच्छे से काम करती है। बट इफ इट हैपेंस कि हमारा जो डेटा वॉल्यूम है इट इंक्रीजेस, तो क्लासिक BI अप्रोच वहां पे फेल हो जाती है। क्यों?
क्योंकि एज वी डिस्कस्ड हमारे पावर बीआई के अंदर हमारे पास सिर्फ 1 GB का स्पेस होता है, जो कि हम लेवरेज कर सकते हैं टू लोड डेटाबेसेस, टू मेक डैक्सेस, टू मेक विजुअलाइजेशंस। वही 1 GB का स्पेस है जो हर चीज के लिए यूज होएगा। सो जैसे जैसे डेटा वॉल्यूम बढ़ेगा, डेटा हमारा वॉल्यूम कंज्यूम होगा और हमारे जो क्लासिक बीआई अप्रोच है वो वहां पे फेल करती है। तो OLTP सिस्टम्स जो हैं वो ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, मतलब कि यही जो छोटे लेवल पे हम डेटा को प्रोसेस करते हैं उसके लिए बने होते हैं। Yes, in OLTP system, connecting and analyzing multiple tables can become a tedious task. बहुत ज़्यादा tedious task हो जाता है, हम बाद में मैनेज नहीं कर पाते हैं जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में टेबल्स आ जाती है हमारे पास में। So to overcome that, we optimize the classic BI approach a little bit, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न सेल्फ सर्विस BI अप्रोच। यहाँ पे एक स्टेप बस हम और ऐड कर देते हैं जिसको बोलते हैं क्रिएट अ डेटा मॉडल। तो जो क्योस अभी तक हम क्रिएट करते आ रहे हैं कि सिर्फ डेटा लोड करा और विजुअलाइज कर दिया, उसमें कैलकुलेशन बनाई, उसके बीच में हम एक स्टेप ऐड करते हैं, एक लेयर ऐड कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं डेटा मॉडलिंग। हम डेटा लोड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मॉडल करते हैं, उसके बाद उस पर कैलकुलेशंस क्रिएट करते हैं और फिर लास्ट में विजुअलाइज करते हैं। तो इस अप्रोच में क्या होता है, जब हम ये मॉडल क्रिएट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें ऑप्टिमाइज कर देते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। मॉडलिंग के लिए कई बार हम ओलैप सिस्टम्स को यूज करते हैं। अभी हम देखते हैं कि ओलैप और OLTP में क्या डिफरेंस होता है और कहाँ कहाँ वो यूज होती है। ओके, तो ये जो मॉडल है हमारा मॉडर्न सेल्फ सर्विस BI अप्रोच, इसमें जो लिमिटेशन थी हमारी ट्रेडिशनल BI अप्रोच की, वो एलिमिनेट हो जाती है। जो 1 GB का हमारे पास लिमिटेशन है वो कैसे एलिमिनेट होएगी, जब हम डेटा मॉडलिंग करते हैं हम डेटा वेयर हाउसेज को मोस्टली यूज करते हैं। डेटा वेयर हाउसेज हॉरिजॉन्टली स्केलेबल होते हैं, वर्टिकली स्केलेबल होते हैं। सो अब एक टर्म है ये स्केलेबिलिटी, हाउ वी कैन से अ data warehouser or a database is a vertically scalable or a horizontally scalable. कैसे बोल सकते हैं, if I can take a example, अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकती, otherwise I would have shown you. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सपोज, आप इमेजिन नहीं करना, एक डेटाबेस है हमारे पास में 2 GB का, राइट। नेक्स्ट इज हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 GB के 4 डेटाबेसेस हैं और उन पे हम 2 GB के साथ में एक एक्सटेंशन लगा सकते हैं और 2 GB का। दिस इज देयर लिमिट कि 4 GB इन टोटल वो डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। सो जो हमने 2 GB के ऊपर 2 GB लगाई, दैट वाज देयर वर्टिकल स्केलेबिलिटी, कि वो वर्टिकली कैसे स्केलेबल है, राइट। बट उसकी एक लिमिट होती है, वर्टिकल स्केलेबिलिटी में एक लिमिट होती है कि हम बहुत ज्यादा उसको स्केलेबल नहीं बना सकते। मतलब एक के ऊपर एक बहुत ज्यादा हम स्टैक्स नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा वर्टिकली हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। बट हॉरिजॉन्टली अगर हम इमेजिन करें कि हमारे पास एक 2 GB का स्टोरेज है, फिर 2 GB का स्टोरेज है एंड 2 GB एंड सो ऑन, अगर हम उनमें ऐड करते जाएं, राइट, सो इट विल मेक द सिस्टम हॉरिजॉन्टली स्केलेबल। हॉरिजॉन्टली के साथ साथ we can also add vertical database memories. So this is called vertical scalability as well as horizontal scalability, ठीक है। तो OLAP systems क्या होते हैं, vertical और horizontal scalable होते हैं। तो ज्यादा जो ये जो लिमिट हमारे पास होती है ट्रेडिशनल अप्रोच में कि हमारे पास सिर्फ 1 GB का स्टोरेज है, वो खत्म हो जाती है। हम उसको हॉरिजॉन्टली जैसे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट स्केल कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा डेटा आ गया तो हम उसको हॉरिजॉन्टली और स्केल कर देंगे, हमारे पास डेटा की स्पेस हम और ऐड करते जाएंगे और डेटा यूज करते जाएंगे। गॉट इट? ओके, आई हैव एक्सप्लेन दिस, आई हैव आल्सो एक्सप्लेन दिस। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। End-to-end BI approach with Microsoft Power BI. So Power BI ये ऑफर करता है that you can make end-to-end BI like BI systems with Microsoft Power BI. You can do everything. You can load data, you can model data, you can visualize, you can create calculations. So ये सारे features Power BI हमें provide करता है. So this is called end-to-end BI approach, जो कि Power BI हमें offer करता है.
ठीक है। नाउ कम्स डेटा वेयरहाउस। अब हम समझते हैं कि डेटा वेयरहाउस अभी तक जो हम वर्ड यूज कर रहे थे एक्चुअली, जस्ट अ मिनट। जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं डेटा वेयरहाउस, एक्चुअली होता क्या है, राइट? व्हाट वी डू इन दीज डेटा वेयरहाउस. So data warehouses are basically they're highly normalized and optimized transaction recordings. Like sorry, these are the challenges of OLTP systems. जो ये हम challenges यहाँ पे face करते हैं कि OLTP systems होते तो highly normalized और optimized हैं, but जब query execution की बात आती है OLTP systems में क्या होता है कि query execution बहुत हद तक slow हो जाता है when we deal in large data sets. और हमें डिफिकल्टी होती है एनालिसिस में. सो ये चीज हम ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग डेटा वेयरहाउस एंड बाय यूजिंग डायमेंशनल मॉडलिंग इन डेटा वेयरहाउसेस. सो डेटा वेयरहाउसेस के दो मेन टर्मिनोलॉजीज हैं विच इज कॉल्ड फैक्ट टेबल्स एंड डायमेंशन टेबल्स. ठीक है, अभी इनके डिफरेंसेस मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ. सो फैक्ट टेबल्स आर बेसिकली टेबल्स जहाँ पे हम थोड़ा नंबर या न्यूमेरिकल डेटा स्टोर करते हैं. एंड डायमेंशनल टेबल्स क्या होती हैं, वो फैक्ट टेबल्स के ही न्यूमेरिकल डेटा की डायमेंशन को एक्सप्लेन कर रही होती हैं. अभी मैं डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करूंगी कि डायमेंशंस क्या होते हैं और फैक्ट टेबल्स में कैसे डायमेंशंस बनाए जाते हैं. For dimension modeling, we use data warehouses structures. We create data warehouses maybe inside or outside Power BI. Both options can be like used during data modeling. And okay, this happens, this process we do in design phase of our dashboard. जो भी हम बना रहे होते हैं डैशबोर्ड, उसके डिजाइन फेज में हम इस स्टेप को फॉलो करते हैं. So let's see what is difference between data warehouse and databases. Okay. So अभी तक हमने देखा कि डेटा लाइक सॉरी अभी मैं लगातार बोले जा रही हूँ. एनी डाउट्स एनीवन, मतलब अभी हो सकता है आपको डाउट आएंगे बिकॉज दीज आर वेरी न्यू टर्म्स. तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस. मैम वो हॉरिजॉन्टल में मतलब हॉरिजॉन्टली स्केलेबल और वर्टिकली स्केलेबल के थोड़ा डाउट था उस जगह पे, मतलब कैसे वो मतलब जो कहा वो समझ में नहीं आया. राइट राइट, ओके ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू. Which color? Okay. Let me select this one. मैं शॉर्टकट्स है ना वाकई. ये क्या हो रहा है? So let's suppose these are our databases. ठीक है, ये डेटाबेस हमारा 2 GB का है. ओके, ये भी 2 GB है एंड दिस इज ऑल्सो 2 GB. सारे 2 GB के डेटाबेसेस हैं. ठीक है, दीज सेट ऑफ डेटाबेसेस जो हम यूज कर रहे हैं टू स्टोर आवर डेटा एट द बैक एंड. ये क्लियर है? अभी तक यहाँ पे क्लियर है कि नाउ आपको समझ में आ रहा होगा बाय द टर्म्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो जब हम बात करेंगे वर्टिकल की, वेयर आर
shapes, yes here. जब हम बात करेंगे वर्टिकल की, सो वी विल मूव इन दिस डायरेक्शन, एंड जब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल की, तो वी विल मूव इन दिस डायरेक्शन. दिस इज क्लियर? तो जब हम बात करें कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, राइट, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज कि हमने इसी डेटा मेमोरी स्टैक में एक और मे बी स्टोरेज कंपार्टमेंट ऐड कर दिया, और अब ये डेटा स्टोरेज बन गया है मे बी 3 GB का. इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी थी 4 GB. ठीक है. सो सॉरी, दिस इज हॉरिजॉन्टल. मैंने शायद उल्टा बोल दिया अभी लास्ट में. दिस इज वर्टिकल, राइट. सो जब हम वर्टिकल स्केलिंग की बात करेंगे, सो वर्टिकल स्केलिंग में क्या है, देयर विल बी अ लिमिट इन डेटा स्टैक्स कि आप इसको एक लिमिट तक स्केल कर सकते हो. लेट्स सपोज मुझे मेमोरी की जरूरत पड़ी, मैंने इसको वर्टिकली स्केल कर दिया, बट आई हैव रीच्ड अ लिमिट ऑफ 4 GB. ऐसे ऐसे करके मैंने सारे के सारे जितने, आई डोंट नो व्हाई माय शॉर्टकट्स आर नॉट वर्किंग, ऐसे करके मैंने सारे के सारे वर्टिकली स्केल कर लिए. दिस इज नॉट अ वेरी ऑप्टिमाइज्ड ऑप्शन कि हम किसी भी मेमोरी का पूरा स्पेस यूज कर लें. सो व्हाट हैपेंस कि एक तो मेमोरी पे प्रेशर ज्यादा, मतलब जो ये डेटा मेमोरी सेल्स होते हैं हमारे डेटा वेयर हाउसेस के अंदर, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, एंड दे क्रिएट मोर कार्बन फुटप्रिंट्स इन दिस केस. तो ये अप्रोच बहुत ज्यादा रिकमेंडेबल नहीं होती है. इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट वी कैन डू, वी कैन हॉरिजॉन्टली स्केल देम. हम क्या करेंगे, उनके साथ में एक और मेमोरी स्टैक लगा देंगे लाइक दिस. सो क्या हुआ, अब हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम बना है जिसके अंदर 2 GB के 2 और स्टैक्स हैं हमारे पास, हैं, जिनको हम मैक्सिमम 4 GB तक करते हैं. सो दिस इज द केस ऑफ डेटा वेयरहाउस. और जो ये केस था, ये है डेटा बेसिस का केस, जहां पे हमारे पास में लिमिटेड स्टोरेज होता है. ये वर्टिकली स्केलेबल होते हैं, ये हॉरिजॉन्टली स्केलेबल होते हैं डेटा वेयरहाउसेस. क्लियर? हाँ मैम, इस बात का. ओके. ओके, तो अब इनके बीच में डिफरेंसेस देखते हैं. डेटा वेयरहाउस वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया है, बट लेट्स सी. Data warehouse, we can store large volume of data, but databases can store small volume of data, as I explained. Q. Data warehouse designed for read heavy operations, but databases are designed for write heavy operations. This is why. Databases के अंदर हम मोस्टली ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इंसर्ट का, अपडेट, ऑल्टर. दीज क्वेरीज आर मोस्टली परफॉर्म ऑन डेटाबेसेस. ठीक है. बट जब हम डेटा वेयरहाउस की बात करते हैं, तो हम वहां पे ज्यादा रीड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, सेलेक्ट स्टार. ठीक है, ये वाले ऑपरेशंस हम ज्यादा लगाते हैं वहां पे. ऐसा क्यों? क्योंकि डेटा बेसिस में डिजाइनिंग वाला पार्ट हम करते हैं, क्योंकि जब हम चीजें बना रहे होते हैं, सो वी यूज डेटा बेसिस. तो वहां पे हमको चीजें डिजाइन करनी पड़ती है, हमें रोज इंसर्ट करनी पड़ती है, राइट. हमें स्ट्रक्चर डिजाइन करने पड़ते हैं. सो राइट हैवी ऑपरेशंस वहां पे होते हैं. बट जब हम डेटा वेयरहाउस में चीजें कर रहे हैं, तो वहां से हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, मॉडल कर रहे हैं, और उसके बाद में बस वहां से क्वेरी वहां पे थ्रो कर रहे हैं कि ओके, मुझे ये वाला डेटा निकाल के दो, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, ये मुझे यहाँ से मिल जाए, और मैं इस आउटपुट को उठा के हमारे डैशबोर्ड में यूज कर लूँ. सो दिस इज अ रीड ऑपरेशन कि हमने ऑलरेडी डिजाइंड एक डेटाबेस से कुछ रीड करके और उसको फ्रंट एंड में शो कर दिया. So data warehouses are designed for read heavy operations, but databases are designed for write heavy operations. Data warehouses में latency की chances हो सकती हैं,
बट डेटा बेसिस में लेटेंसी थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि डेटा बेसिस में स्टोरेज कम है, टेबल्स कम है, बट डेटा वेयर हाउसेज में एट द सेम टाइम बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं, बहुत सारी क्वेरीज एक साथ हम वहां पे थ्रो कर सकते हैं। सो डेटा लेटेंसी थोड़ी बहुत हमें वहां पे देखने को मिलेगी। डेटा वेयर हाउसेज आर डीनॉर्मलाइज्ड, डेटा रिडंडेंसी वहां पे मिलेगी आपको, बट डेटा बेसिस कैन बी हाईली नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइजेशन, डू यू गाइज नो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा अभी तक, क्योंकि ये टर्म मैंने पहले भी यूज किया अभी स्लाइड्स में। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? यू गाइज, इट इज क्लियर टू यू? Okay, great. So, Satya, you don't know what is normalization? Okay, I'll explain it in short. So, normalization is basically कि अगर एक डेटा एक सेल में एक बार आ गया है, so during the process of denormalizing a data, कि हम ये during the process of normalizing data, we मेक श्योर कि जैसे जो डेटा एक बार आ गया है वो दोबारा नहीं आना चाहिए, रिडंडेंसी नहीं क्रिएट होनी चाहिए हमारे डेटाबेसेस में। हम उस तरह से डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं ताकि रिडंडेंसी कम हो और हमारा डेटा का जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज हो। और इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है, सो यू कैन रीड मोर आर्टिकल्स ऑन दिस। ओके, सो डेटा वेयर हाउसेज डीनॉर्मलाइज होते हैं। अब इसका भी रीजन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों डीनॉर्मलाइज होते हैं। ये हो ही नहीं सकते नॉर्मलाइज, बिकॉज हम लोग यहाँ पे मॉडलिंग कर रहे हैं, तो मॉडलिंग में देयर आर चांसेस कि एक ही तरह का डेटा मे बी 2 या 3 टेबल्स में प्रेजेंट होगा। सो नॉर्मलाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट इन डेटा वेयर हाउसेज। नाउ डेटा वेयर हाउस फॉलो कॉलमनर स्टोरेज, एट द सेम टाइम डेटा बेसिस फॉलो रो बेस्ड स्टोरेज। कॉलमनर स्टोरेज क्या है कि पहले डेटाबेसेस की बात करते हैं। हम डेटाबेसेस में जब डेटा इंसर्ट करते हैं तो रो वाइज इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट क्वेरीज कैसे लगती हैं? इंसर्ट इनटू दिस टेबल एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ अ कॉलम। तो हम इंसर्ट ऑपरेशन रो वाइज लगाते हैं, तो रो बाय रो डेटा इंसर्ट हो रहा होता है एक टेबल के अंदर। बट जब डेटा वेयर हाउस की बात होती है तो डेटा वेयर हाउस में डेटा पाइपलाइंस के थ्रू आता है। Maybe pipelines could be from anything, maybe Databricks, maybe Azure pipelines, any other pipelines, कोई और सिस्टम से पाइपलाइंस हम बना के डेटा स्टोर कर रहे होते हैं इन डेटा वेयर हाउसेज। तो पाइपलाइंस में क्या होता है, हम कॉलम बाय कॉलम डील करते हैं कि वेदर वी रिक्वायर दिस कॉलम और नॉट। हम ये डिस्कस करते हैं कि अच्छा ये इस प्रोजेक्ट में ये जो कॉलम है हमारे पास उसका डेटा रिक्वायर्ड है या नहीं। अगर नहीं रिक्वायर्ड है, वी ड्रॉप द कॉलम, हम वहां पे डेटा लेके ही नहीं जाते आगे उस कॉलम का। सो वी डील ऑन कॉलमनर स्टोरेज फॉर डेटा वेयर हाउस एंड फॉर डेटाबेसेस वी डील ऑन रो बेस्ड स्टोरेज। ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? Yes, no, don't know. Am I audible? मुझे थम्स अप थम्स डाउन दोनों मिल रहे हैं। सो व्हाट शुड आई कंसिडर कि क्वेश्चन है या नहीं है? नहीं है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स सी पैरेलल प्रोसेसिंग। हाँ, अब पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं। सो डेटा बेसिस में पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होती है, क्योंकि हम एक ही डेटाबेस के ऊपर मल्टीपल क्वेरीज नहीं थ्रो कर सकते हैं, अलाउड ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हम। बट डेटा वेयर हाउसेज में दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे डेटा वेयर हाउस को मे बी मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं और मल्टीपल क्वेरीज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मल्टीपल क्वेरीज थ्रो हो रही हैं ऑन द डेटा वेयर हाउस। So this is the reason we face data latency. At a point of time, if multiple users throw queries on same database, जो कि डेटा वेयर हाउस में स्टोर्ड है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली स्लो कर देगा, बिकॉज सिस्टम नीड टाइम टू प्रोसेस कि कौन सी क्वेरी को पहले आंसर करना है, राइट? नेक्स्ट, डेटा वेयर हाउस जो है वो ओलैप सिस्टम्स को यूज करते हैं,
बट ऑन द अदर हैंड डेटा बेसिस जो हैं OLTP सिस्टम्स को यूज करते हैं. OLAP systems are online analytics processing systems. ये डिजाइंड होते हैं हैवी ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए. यहाँ पे हम मोस्टली क्लाउड स्टोरेजेस का यूज करते हैं, जो कि अभी हम वही बात कर रहे हैं, डेटा वेयर हाउसेस. यहाँ पे ये क्लाउड स्टोरेज काफी ज्यादा स्केलेबल होते हैं. सो दीज आर OLAP सिस्टम्स. एंड OLTP सिस्टम्स जो है वो ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, जो कि एक टाइम पे एक क्वेरी आंसर करने वाले सिस्टम्स जो होते हैं वो OLTP सिस्टम्स होते हैं. वो थोड़े से नॉर्मलाइज सिस्टम्स होते हैं, बट दे हैंडल लेस नंबर ऑफ टेबल्स, लेस नंबर ऑफ क्वेरीज एट अ टाइम. ठीक है. एनी क्वेश्चन इन दिस स्लाइड और शुड बी मूव फॉरवर्ड? Now let's see what are characteristics of data warehouse. क्या क्या characteristics होते हैं हमारे data warehouse के? First is they are integrated. That is हमारे data warehouse में बहुत सारी tables एक ही जगह पे इकट्ठा होती है. They are integrated. Okay? They are subject oriented. जब भी हम कोई data warehouse डिजाइन कर रहे होते हैं, every data warehouse is made for some purpose, for some defined goal, कि हम क्यों डिजाइन कर रहे हैं डेटा वेयर हाउस. राइट. एक डेटा वेयर हाउस का प्रॉपरली नॉमेनक्लेचर होता है. उसमें हम कैरेक्टर मतलब उसका एक गोल डिजाइन करते हैं. बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग एक डेटा वेयर हाउस डिजाइन होता है कि अच्छा ठीक है, दिस इज ABC डेटा वेयर हाउस, एंड इस डेटा वेयर हाउस में फॉर XYZ प्रोजेक्ट का डेटा स्टोर होएगा. तो इसमें एक सिमिलर कैटेगरी का डेटा हमें मिलेगा एक डेटा वेयर हाउस के अंदर. ठीक है. तो दे हैव सम पर्पस. सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा वेयर हाउसेज होते हैं. टाइम वेरिएंट. हमारे डेटा वेयर हाउसेज में यू विल सी हिस्टोरिक डेटा, राइट. यू विल सी फ्यूचरिस्टिक डेटा, यू विल सी डेटा ऑफ करेंट पॉइंट ऑफ टाइम. सो दीज डेटा वेयर हाउसेज आर टाइम वेरिएंट. यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइम रेंज का डेटा मिलेगा. वी कैन यूज एनी टाइम रेंज डेटा फ्रॉम डेटा वेयर हाउसेज. दे आर नॉन वॉलेटाइल. एट द टाइम जब डेटा लोड हो रहा है किसी डेटा वेयर हाउस में, या फिर कोई डेटा चेंजेस हम कर रहे हैं, उसके अलावा वेन एवर वी एक्सेस डेटा इन डेटा वेयर हाउस, इट इज नॉन वॉलेटाइल, जो कि चेंज नहीं हो रहा है टाइम, मतलब हर टाइम चेंज नहीं होता जा रहा है. बस कुछ पॉइंट ऑफ टाइम है जब हम कुछ नया डेटा में भी लोड कर रहे हैं डेटा वेयर हाउस के अंदर, उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको थोड़े बहुत चेंजेस दिखाई देंगे. उसके अलावा जब भी आप डेटा वेयर हाउस के अंदर डेटा एक्सेस करोगे तो डेटा विल बी कांस्टेंट. जैसा हम देखना चाह रहे हैं वैसा ही डेटा वहां पे होगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स मूव फर्दर. नाउ कम्स फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल, जो कि मैंने अभी बात करी. फैक्ट टेबल क्या होती है, डायमेंशन टेबल क्या होती है. सो लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल. सो फैक्ट टेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ न्यूमेरिकल डेटा स्टोर करने के लिए काम आते हैं. मेजरमेंट्स, क्वांटिटी, कीज, कुछ तरह की जो भी प्राइमरी कीज हैं दूसरी टेबल्स की, फॉरेन कीज हैं, इस तरह का डेटा हम हमारे फैक्ट टेबल के अंदर स्टोर करते हैं. ठीक है. बट जो डायमेंशन टेबल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्टेक्स्ट स्टोर करती हैं, डेटा इंफॉर्मेशंस को स्टोर करती हैं. जैसे कि मे बी कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, उसकी कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी, मे बी प्रोडक्ट कहाँ प्लेस्ड है, उसकी लोकेशन, प्रोडक्ट से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसी कस्टमर ने उसको खरीदा है, कितनी क्वांटिटी में खरीदा है, कब खरीदा है, कोई ऑफर लगा है या नहीं उस प्रोडक्ट पे. तो दिस काइंड ऑफ context related information are stored in dimension tables. अब according to context we can make different dimension tables. अभी हम देखते हैं कैसे. So this is the example जो हम ले सकते हैं आज के
लाइक दिस इस टॉपिक को समझने के लिए. So this is maybe a fact table of any product transaction. जहाँ पे कॉलम है ट्रांजैक्शन आईडी, सेल्स क्वांटिटी, रेगुलर यूनिट प्राइस, डिस्काउंट यूनिट प्राइस, नेट यूनिट प्राइस, सेल्स अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट. ठीक है. तो अगर मैं ये टेबल को रीड करना चाहूँ तो मैं कैसे रीड करूंगी? सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन आईडी नंबर. इस ट्रांजैक्शन आईडी नंबर से कोई प्रोडक्ट बिका जिसकी क्वांटिटी थी 5 क्वांटिटी में बिका. उसका रेगुलर यूनिट प्राइस 20 था, डिस्काउंटेड प्राइस उसका 18 था, नेट यूनिट प्राइस उसका 15 था, और उसका सेल्स अमाउंट जो था वो 90 है और डिस्काउंटेड अमाउंट 10 है. आपको ये समझ में आ गया कि ये कोई प्रोडक्ट है जिसके बारे में ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका ये अमाउंट है, ये उसका डिस्काउंटेड प्राइस है, उसका नेट प्राइस है, और वो कैसे बिका, कितने डिस्काउंट पे बिका, कैसे जो भी था सब कुछ हमें यहाँ पे मिल गया. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रोडक्ट क्या था, इसका क्या डिस्क्रिप्शन है, कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट है, किस लोकेशन से सेल हुआ, कौन सी इन्वेंट्री में प्रोडक्ट रखा हुआ था, सो हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन? उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए वी विल यूज डायमेंशन टेबल्स. तो हम कुछ इस तरह से जब हम लिखते हैं फैक्ट टेबल डायमेंशन टेबल को, कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे ये मेरी रिटेल सेल्स फैक्ट टेबल है, फैक्ट टेबल के कॉलम्स है, ये मेरी डायमेंशन टेबल है, डायमेंशन टेबल के ये कॉलम्स हैं. तो अब देखो डायमेंशन टेबल में एक डायमेंशन हम इसकी निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या है. तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए एक इसका डायमेंशन क्रिएट हो गया, दैट वी कैन कॉल इट एज प्रोडक्ट डायमेंशन. ठीक है. तो प्रोडक्ट डायमेंशन में क्या इंफॉर्मेशन होगी? उसकी प्रोडक्ट आईडी होगी, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होएगा कि प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, ब्रांड डिस्क्रिप्शन होएगा, किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, पैकेज साइज क्या है, पैकेज का वेट क्या है, पैकेज में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज्ड हैं, मे बी कोई जिस भी इंग्रेडिएंट से बना है वो भी हम स्टोर कर सकते हैं. पैकेज अगर फूड कैटेगरी में है तो कितनी कैलोरीज कंटेंट है उसमें. ये सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोडक्ट डायमेंशन में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, इससे एक और डायमेंशन निकल सकती है, दैट इज कॉल्ड लोकेशन डायमेंशन. लोकेशन डायमेंशन हमें क्या बताएगी कि ये प्रोडक्ट कहाँ रखा हुआ था, कहाँ से सेल हुआ है. राइट. मे बी इस प्रोडक्ट ने होलसेलर से लेके रिटेल तक आने में क्या क्या कौन कौन सी लोकेशंस पे ये आया था, कौन सी लोकेशन से आगे गया है, ट्रैक ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. सो ये हमारी लोकेशन डायमेंशन एक्सप्लेन करेगी. नेक्स्ट कुड बी डेट डायमेंशन. डेट डायमेंशन हमें क्या बताएगी कि इस प्रोडक्ट का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कौन सी डेट को हुआ है, कौन सी डेट में ये इन्वेंट्री में आया था, कौन सी डेट पे ये हमारे इस वेयर हाउस में गया था, वहां से कौन सी डेट पे इसने किस शॉपकीपर ने इसको खरीदा था, फिर कौन सी डेट पे ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास गया था. सो डेट हमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकती है. सो आपको डिफरेंस समझ में आया? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल्स? क्लास, एनी क्वेश्चंस? Great. So let's move forward. Am I audible to everyone? Again, मेरा कैमरा
Sorry, there is some electricity problem in our area. Okay. What are dimension tables? Let's see what are fundamental of dimension modeling. अभी हमने उनके terms देख लिए, concepts देख लिए, क्या क्या हैं. अब क्या क्या फंडामेंटल है डायमेंशन मॉडलिंग के, कैसे डायमेंशन मॉडलिंग हम स्टार्ट करते हैं और क्या कैसे कैसे हमें उसको करना होता है. सो फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द बिजनेस. कोई भी जब हम डायमेंशन को मॉडल करेंगे, कोई डेटा वेयरहाउस बनाएंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस बिजनेस के लिए हम काम कर रहे हैं, कि क्या बिजनेस टाइप है उसका. फिर हम क्या करेंगे, डिक्लेयर द ग्रेन्स को डिक्लेयर करेंगे. आइडेंटिफाई द डायमेंशंस, जो कि अभी हमने बात करी कि क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं इस बिजनेस के. फिर उसकी एक फैक्ट डिसाइड करेंगे कि ये जो डायमेंशंस हैं इसकी कैसी फैक्ट बनेगी, कैसा फैक्ट टेबल हम डिजाइन करेंगे. राइट. अभी इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स. So, while selecting business, what kind of questions we ask? What does your business do? क्या करता है ये business? What measurements you want to analyze? कि इस business के भी मतलब there could be several departments in a business. तो उस business के कौन से segment को आप analyze कराना चाहते हो? How does your current operational data set look like? हम ये पूछेंगे कि आपके पास जो करंट डेटा अवेलेबल है वो दिखता कैसा है एक्चुअली, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे कॉलम्स हैं, क्या डेटा कैसे रिकॉर्ड होता है, मंथली रिकॉर्ड होता है, डेली रिकॉर्ड होता है, किस फ्रीक्वेंसी में हमारे पास आएगा. सो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हम बिजनेस से पूछेंगे. ठीक है. सो these all questions will help us to understand and to design our database, कि कैसा हमारा डेटाबेस एक्चुअली डेटा वेयर हाउस या डेटाबेस दिखेगा और उसको हम किस तरह से मॉडल करेंगे, ये अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करता है. नेक्स्ट इज डिक्लेयर द ग्रेन. तो ग्रेन एक्चुअली होता क्या है? सो ग्रैनुलैरिटी इज द नंबर ऑफ डायमेंशन लिंक टू अ फैक्ट. ये पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि क्या होती है ग्रैनुलैरिटी या ग्रेन, जिसको हम बोलते हैं कि अगर एक फैक्ट टेबल हमने डिजाइन करी है, उससे जितने नंबर ऑफ डायमेंशंस अटैच्ड होंगे, दैट विल बी द ग्रेन ऑफ आवर मॉडल. तो ग्रेन डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब मॉडल बनाते जाएंगे, सो देयर आर चांसेस कि जब हम डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम कई बार डायमेंशंस बहुत सारे बना देते हैं. राइट. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वो सारे डायमेंशंस यूज लो. सो वी नीड टू डिसाइड द ग्रेन. वी नीड टू डिक्लेयर इट कि कैसे मतलब कौन कौन से डायमेंशंस होंगे जो यूजफुल होंगे फॉर आर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, फॉर आर दिस पर्टिकुलर एनालिसिस विच वी आर गोइंग टू डू. तो वो ग्रेन्स डिसाइड करते हैं. देन देन वी डिक्लेयर अ डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल. सो डायमेंशन डिक्लेयर करने के लिए हम अपने डेटा से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि हु इज दिस डेटा अबाउट, व्हाट इज दिस डेटा, ये है क्या, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था. सो जैसे कि ट्रांजैक्शन है, सो who did this transaction, what is this transaction, when this transaction happened, where did it happen, how it happened, कैसे किया गया था, क्रेडिट कार्ड से किया था, यूपीआई पेमेंट था, या फिर मे बी सीधा कैश पेमेंट था. सो व्हाट काइंड ऑफ पेमेंट इट वाज. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम डेटा से पूछेंगे. एंड तो हमें हमारे डायमेंशंस के बारे में पता पड़ेगा कि कितने तरह के डायमेंशंस हम इस फैक्ट से निकाल सकते हैं. सो
to make our dimensions from fact, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक आर्किटेक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं बस मैट्रिक्स आर्किटेक्चर। बस मैट्रिक्स आर्किटेक्चर हमें हेल्प करता है फैक्ट और डायमेंशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम एक कॉलम में सारे बिजनेस प्रोसेसेस को डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कि अच्छा ये जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर किस किस तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। सेल्स का ऑर्डर हो सकता है, प्रोडक्ट इन्वेंट्री हो सकती है, प्रोडक्ट का परचेज हो सकता है, मे बी प्रोडक्ट के ऑर्डर हो सकते हैं, प्रोडक्ट का वेयरहाउस, सॉरी इन्वेंट्री आ गई, कस्टमर रिलेटेड डेटा हो सकता है हमारे पास में। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। हम उन प्रोसेसेस को एक कॉलम में डॉक्यूमेंट करेंगे। देन हम सोचेंगे कि कितने तरह के डायमेंशंस हो सकते हैं इन सारे जो प्रोसेसेस हैं उनमें कैसा कैसा डेटा आएगा। डेट का डेटा आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है, कस्टमर आ सकता है, सेल्स पर्सन का आएगा, लोकेशन का आएगा, वेंडर का आएगा। सो ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिख लेंगे एक रो में, ठीक है। एंड देन बाय प्रोसेस हम जाएंगे और हम देखेंगे कि वेदर सेल्स ऑर्डर इज कनेक्टेड टू आर डेट डायमेंशन। इफ यस तो हम उस पर टिक मार्क कर देंगे, अगर नहीं तो हम उससे ब्लैंक छोड़ देंगे। वेदर सेल्स ऑर्डर इज कनेक्टेड टू प्रोडक्ट डायमेंशन, इफ यस तो हम उसे मार्क करेंगे, अदरवाइज हम उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। सो दिस इज हाउ वी मेक अ बस मैट्रिक्स आर्किटेक्चर। जब ये आर्किटेक्चर डिजाइन हो जाता है उसके बाद हम डिजाइन करते हैं हमारे फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल्स को। एनी क्वेश्चंस? यहाँ पे जितने क्वेश्चन है पूछ लेना, क्योंकि यही एक्सरसाइज आपको आज मिलने वाली है। एम आई ऑडिबल? मुझे मतलब सुन पा रहे ना सब लोग मुझे? क्लियर है सबको व्हाट इज बस मैट्रिक्स आर्किटेक्चर? ठीक है, आई कंसिडर इट कि मतलब पूरी क्लास को समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ से। तो यू आर रेडी फॉर टुडेज टास्क? गुड। ठीक है, सो अभी अब हमने फैक्ट टेबल डिसाइड कर लिया है, डायमेंशन टेबल्स डिसाइड कर लिया। अब उनको किस स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करना है, सो वो डिसाइड करना है। सो देयर आर टू स्कीमास, टू मोस्टली यूज स्कीमास आई कैन से, जो कि यूज होते हैं हमारे मॉडल को डिजाइन करने के लिए। फर्स्ट इज स्टार स्कीमा एंड second is snowfall schema. These are the two mostly used schemas. So first हम star schema देखते हैं। A star schema is a data model that stores information in multiple table types, a single fact table and multiple dimension tables. तो स्टार स्कीमा में जैसे कि हमें समझ में आ रहा है, एक सिंगल फैक्ट टेबल होती है और मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स होती है, ठीक है। एक सेंटर में एक सिंगल फैक्ट टेबल होगी और उसको मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स कवर करेंगे। In contrast to classical database design of normalizing tables, star schema connect dimension data with fact data in shape resembling a star, hence the name. तो नेम इसका इसीलिए पड़ा है क्योंकि जब हम स्टार स्कीमा में किसी भी मॉडल को डिजाइन करते हैं तो वो एक जो शेप उसका दिखता है वो कुछ स्टार की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम स्टार स्कीमा बोलते हैं। जिसके सेंटर में एक फैक्ट टेबल होती है और उसके चारों तरफ डायमेंशन टेबल्स उसको कवर करती है, ठीक है। यहाँ पे टेबल्स की नॉर्मलाइजेशन जो होती है वो नहीं हो सकती है, बिकॉज जो हमारी जितनी टेबल्स हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनमें डेटा जो है डुप्लीकेट होएगा। मे बी सेल्स का डेटा
कस्टमर के डेटा में थोड़ा सा रिलेशन रखता होगा कि किसी प्रोडक्ट की सेल हुई तो उसमें भी प्रोडक्ट आईडी होगी और कस्टमर टेबल में भी प्रोडक्ट आईडी होगी, सेल टेबल में भी कस्टमर आईडी हो सकती है और प्रोडक्ट टेबल में भी कस्टमर आईडीज हो सकती हैं, सॉरी कस्टमर टेबल में भी कस्टमर आईडीज हो सकती है। सो डेटा क्या है हमारा, रिडंडेंट है यहाँ पे, तो नॉर्मलाइज नहीं हो सकता है। सो दिस इज what it is written here. In contrast to classical database design of normalization table, star schema connect dimension data in shape of a star. So this is how our star schema could look like. सेंटर में हमारी फैक्ट सेल्स की टेबल है, उसके आसपास प्रोडक्ट, डिम कस्टमर, डिम डेट, डिम स्टोर, ऐसी टेबल्स उसको कवर करेंगे। So this looks like a star. Next is snowflake schema. So snowflake schema is very similar to simple star schema जो कि हमने अभी देखा। The main difference in snowflake schema splits dimension tables into further dimensions called lookup tables. देखते हैं कैसे। तो हमारे स्नोफ्लेक स्कीमा में भी सेंटर में एक फैक्ट टेबल होगी, उसके आसपास कुछ डायमेंशन टेबल्स होंगी, पर इन डायमेंशन टेबल्स के भी और डायमेंशंस हो सकते हैं, मल्टीपल, मे बी इन डायमेंशंस के भी और डायमेंशंस हो सकते हैं। सो दिस लुक्स लाइक अ स्नोफ्लेक, सो दैट इज व्हाई द नेम स्नोफ्लेक स्कीमा। अब ये स्नोफ्लेक स्कीमा जो है वो थोड़ी नॉर्मलाइज स्कीमा स्ट्रक्चर है। कैसे? क्योंकि जो हमारा जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, मे बी डायमेंशन टेबल है, उसके अंदर जितना भी रिडंडेंट डेटा है हम उसको एक डायमेंशन अलग से उसका एक डायमेंशन क्रिएट करके उसको लुकअप टेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत डी नॉर्मलाइज स्ट्रक्चर है, बट इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट। आप जितना ज़्यादा उसको टेबल्स बाय टेबल डिवाइड करते जाओगे अपने स्कीमा को, उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। आप उसमें जब क्वेरीज करने जाओगे तो आपको नेस्टेड क्वेरीज लगानी पड़ेगी, आपको जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे बिटवीन टेबल, and this will make our queries heavy and data latency, sorry, जो भी latency हम फेस कर रहे हैं queries में कि डेटा हमें लेट से दिखाई देगा, वो और ज़्यादा लेट हो जाएगा जब हम heavy queries हमारे डेटा वेयर हाउसेस पे थ्रो करेंगे। Let's see the difference between star schema and snowflake schema. तो normalization जो है, star schema normalized, wait, I think I've written it incorrect. Yes, I've written it correctly. Star schema जो है वो normalize होती है, मतलब यहाँ पे redundancy आपको देखने को मिलेगी, बट जो snowflake schema है वो denormalized रहते हैं। बिल्कुल ही इनमें नॉर्मलाइजेशन मतलब रिडंडेंसी आपको डेटा की नहीं मिलेगी। आप जितने ज़्यादा जैसे ही रिडंडेंट डेटा आपको दिखेगा आप उसको डीनॉर्मलाइज करके एक और डायमेंशन बना दोगे और उसको हम बोल देंगे लुकअप टेबल, दैट इज एक लुकअप टेबल बन जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक मल्टीपल लुकअप टेबल्स टू डीनॉर्मलाइज आवर स्नोफ्लेक स्कीमा। डेटा रिडंडेंसी स्टार स्कीमा में डेटा रिडंडेंसी हमको मिलेगी, but snowflake schema avoids any data redundancy in the database. Query complexity simple है, अगर star schema में query करनी है so we can just simply go and write a select statement, table के columns हम वहाँ पे mention करेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमें multiple tables के साथ में query करनी है so we can place a simple join or maybe can write a CT operation, तो आसानी से query हो जाएगी। But snowflake schema में हमें multiple joins लगाने पड़ेंगे, nested queries की help लेनी पड़ेगी to query a data. So this makes query complexity very complex in snowflake schema. Query performance, as क्योंकि query complexity बहुत simple होती है in star schema, तो query performance जो है वो faster है, snowflake schema में slower है। disk की space, star schema ज़्यादा space लेगा, क्यों? क्योंकि डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डेटा अगर सिमिलर डेटा बार बार रिपीट होएगा तो स्पेस ज़्यादा लगेगा। स्नोफ्लेक स्कीमा में डेटा स्पेस जो है वो बहुत कम लगती है क्योंकि डेटा रिडंडेंसी बहुत कम है डेटा के अंदर। डेटा इंटेग्रिटी, सो
डेटा की जो इंटेग्रिटी है, मतलब डेटा कितने हद तक करेक्ट रहेगा, कोई डिफरेंसेस आएंगे डेटा में या नहीं, उसकी जो परसेंटेज है, तो स्टार स्कीमा में वो हाईली रिस्क पे है, बट स्नोफ्लेक स्कीमा में उसका रिस्क कम है। क्यों? क्योंकि जब हम स्टार स्कीमा पे काम करते हैं तो हमारे जो टेबल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैंडल कर रहा होता है। तो देयर आर चांसेस कि जो डेटा है उसमें डिफरेंसेस हमें दिखाई देंगे थोड़े बहुत, देयर आर चांसेस। सेटअप एंड मेंटेनेंस, तो जो स्टार स्कीमा है वो इजी टू सेटअप है बट हार्ड टू मेंटेन है। जैसा कि मैंने बताया, डिफरेंट टीम्स डिफरेंट डेटाबेसेस को हैंडल कर रही हैं, तो इट इज़ वेरी हार्ड कि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी टीम्स के पास जाके और ये मेक श्योर कर सकें कि ये जो चेंज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आपकी साइड पे भी है या सिर्फ इसी जगह पे है। सो इट इज़ हार्ड टू मेंटेन। बट स्नोफ्लेक स्कीमा में जो सेटअप है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। सेटअप करने में यू विल फेस वेरी डिफिकल्टीज, बट उसका मेंटेनेंस जो है बहुत ईजी हो जाएगा बिकॉज रिडंडेंसी कम है। रिडंडेंसी है ही नहीं, तो जो भी डेटा है वो एक जगह पे आएगा एंड इट विल मेक लाइक इट विल रिफ्लेक्ट इन ऑल द टेबल्स। जो भी डायमेंशन टेबल्स है, हम कहीं से भी क्वेरी करेंगे तो वही सिंगल वैल्यू हमें एक क्वेरी के लिए मिलेगी। देयर आर चांसेस कि यहाँ पे हमें एक क्वेरी के लिए मल्टीपल वैल्यूज मिल सकती है। एनी क्वेश्चंस हियर? सॉरी। Yeah, Nathan. So, ma'am, what's generally used? Is it always star or snowflake, or depending upon task? Mostly used structure is star schema क्योंकि वो easier to set up है। और if we talk about storage, like the factors which are these, query complexity बहुत simple हो जाती है, query performance fast है, easy to set up है, so that is why star schema are most preferred schemas. Snowflake schema could be the business requirement, उस requirement पे हम snowflake schema बना सकते हैं। And there are some other schemas also. Constellation schema, there is one schema called constellation schema, जिसमें कि सारी tables आपस में connected होती हैं। We can query any table, we can query any data from any table और हमें उसका कोई ना कोई relatable table वहाँ से मिल ही जाएगा। There are other schemas as well, but mostly used schema is star schema because बहुत easy होता है उसका implementation और उसमें query करना। Understood, ma'am. Yeah. Any more questions? Okay. So, yeah. आपने बोला कि स्टार स्कीमा के अंदर मतलब सेटअप करना इजी है और आपने नीचे लिख रखा है इसको मेंटेन करना हार्ड है, तो आपने तो बोला कि मेंटेन करना इजी है। नहीं, मेंटेन मैंने ये नहीं बोला कि मेंटेन करना इजी है। मैंने ये 3 फैक्टर कंसिडर करे। मैंने बताया कि इसका जो क्वेरी है कॉम्प्लेक्सिटी, क्वेरी कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, इसका क्वेरी परफॉर्मेंस फास्ट है, इसका जो सेटअप है वो इजी है। तो इन 3 फैक्टर की वजह से स्टार स्कीमा ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा यूज होता है। हार्ड टू मेंटेन इज अनदर थिंग जो कि मतलब टीम एंड प्रोजेक्ट वाइज हम उसको हैंडल कर सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है तो ये मेंटेनेंस भी इजी हो जाती है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सो देयर आर वेज टू डू थिंग्स। ओके मैम, थैंक यू। या सो आई कैन टेल यू द लाइक माय पर्सनल एग्जांपल। अभी जो प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ, इट वाज इनिशियली वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्कीमा। ठीक है, इट वाज like there was around 35 to 40 tables in the project, और वो 35-40 tables इस तरह से बनती चली गई and at the point we are sitting now,
कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए. सो वी आर रीडिजाइनिंग आवर होल डेटा वेयर हाउस, जहाँ पे हम उसको पूरा स्टार स्कीमा में कन्वर्ट कर रहे हैं, दोज 40 टेबल्स. तो स्टार स्कीमा उस लेवल पे भी हम प्रेफर कर रहे हैं कि हमारे पास 40 टेबल है, तब भी हम स्टार स्कीमा बनाएंगे. बिकॉज जब हम उसको क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो डेटाबेस हम क्लाइंट को दिखाते हैं या उनको हैंडल करने के लिए देते हैं, तो क्लाइंट हमें हमेशा क्या प्रेफर करता है? ईज प्रेफर करता है. दे नीड कि हमें जो कुछ भी दिया जा रहा है हम इजीली उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाए, हमें हैसल नहीं चाहिए. दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी क्लाइंट. वी नीड हैसल फ्री सिस्टम्स. सो हैसल स्टार स्कीमा में सबसे कम है, राइट? Okay, so let's take a break of 5 minutes. उसके बाद आते हैं and then we will discuss further. अभी आगे का सेशन देखेंगे. Okay. So, any question till now? आगे बढ़े? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके. So let's talk about cardinality. जब हम पावर बीआई में मॉडलिंग करेंगे, विल क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स. तो सबसे पहली चीज तो हम वहाँ पे देखेंगे जॉइंस अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. और सेकेंड चीज जो देखेंगे वो है कार्डिनैलिटी. सो are you guys familiar with cardinality? What is it? These are the 3 types of cardinality: one to one, one to many, and many to one. Okay, I think few are familiar with it, few are not. Let's discuss it in detail. So, yeah, Satya. मैम, मुझे एक्चुअली कल याद आया था, आप जॉइंस के बारे में बोली कि आप एंटी के बारे में भी बताने वाली थी, जो कल हाँ मैम, ये था. आज डिस्कस करेंगे, मैंने बोला ना अभी करेंगे डिस्कस. अभी आगे की स्लाइड्स में मैंने जॉइंस ही रखे हुए हैं आज की क्लास में. ओके, आई रिमेम्बर दैट. मैंने आज जॉइंट्स रखे हैं, अभी आगे वाली स्लाइड्स में विल कवर दैट. ओके, सो कार्डिनैलिटी फर्स्ट इज वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू वन. सो व्हाट इज दिस? जब हम 2 टेबल्स के बीच में कनेक्शंस बिल्ड करते हैं, सो हाउ डेटा विल बी कनेक्टेड बिटवीन 2 टेबल्स. क्या फ्लो रहेगा डेटा कनेक्शन का? So cardinality will decide that. जैसे टेबल 1 है और टेबल 2 है, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? 1 to 1 है, दैट इज कि डेटा वैल्यू इन टेबल 1 will be connected to exactly 1 data value from table 2. So this is 1 to 1 cardinality. Let me open the next slide. So the cardinality indicates that each value in column of one table is related to a unique value in column of another table. It implies a direct and singular relationship between 2 tables. ठीक है? Exactly एक डेटा वैल्यू के लिए दूसरी टेबल में exactly एक डेटा वैल्यू प्रेजेंट है, तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप है.
Okay. Next is one to many. So this cardinality indicates that each value in the column of one table can be related to multiple values in column of another table. It represents a hierarchical or parent-child relationship where one record in parent table can have multiple record in a child table. So you can see it as a parent-child relationship. अगर table 1 parent है, so उसके multiple child records will be present in table 2. ठीक है, so this is one to many relationship. Next is many to many relationship. So this cardinality indicates that multiple values in column of one table can be related to multiple values in column of another table. It implies a complex relationship where multiple records in one table can have association with multiple records in another table. So many to many relationship is a complex type of relationship जहाँ पे table 1 के multiple columns related हैं table 2 के multiple columns से, right? इसके examples में भी हम modeling करेंगे तो उस time शायद अगर possible होगा तो मैं दिखाऊंगी. So any questions till now? मतलब I think cardinality is a very basic topic, but still. Okay, so let's move forward. Next is joins. So I think joins आपको mostly clear होंगे. Left outer, right outer, full outer, inner and left anti, right anti. So left outer में क्या होता है कि all rows from left table takes all the matching rows from right table. अगर दो tables के बीच में join है तो let's suppose tables जो लेफ्ट टेबल है उसकी तो सारी रोज प्रेजेंट होंगी, बट जो राइट टेबल है उसकी सिर्फ मैचिंग रोज हमारे पास में आएंगी. जो भी रोज मैच हो रही हैं वो रोज लेफ्ट आउटर में हमारे पास आएंगी. राइट आउटर में क्या होगा कि राइट आउटर में राइट टेबल पूरी प्रेजेंट होगी, बट लेफ्ट टेबल से मैचिंग रोज राइट टेबल में हमें दिखाई देंगी. फुल आउटर में दोनों टेबल्स की सारी रोज हमें दिखेंगी. ठीक है. इनर में क्या होगा, दोनों की सिर्फ मैचिंग रोज हमें दिखाई देंगी. जो वी कैन आल्सो से दिस जॉइन एज अ डिफरेंस कि दोनों टेबल का जो भी डिफरेंस है, जो भी कॉमन वैल्यू है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी. लेफ्ट एंटी इज कि सिर्फ वो वाली रोज जो कि टेबल 1 में है, बट जो टेबल 2 की वैल्यूज हैं वो वहां से एलिमिनेट हो जाएंगी. सिर्फ टेबल 1 की वो वैल्यूज जो टेबल 2 में नहीं है वो वाली टेबल्स हमें वो वाली वैल्यूज हमें टेबल 1 की दिखाई देंगी. राइट एंटी इज जस्ट अपोजिट ऑफ लेफ्ट एंटी. जो टेबल 1 में वैल्यूज नहीं है और वो टेबल 2 में प्रेजेंट हैं वो वैल्यूज हमें राइट एंटी में दिखाई देंगी. एनी डाउट्स इन जॉइंस? ओके. ओके, सो अगर आप लोगों को डायमेंशन मॉडलिंग क्लियर है, बस मैट्रिक्स आर्किटेक्चर क्लियर है, सो मैं आज कुछ डेटा सेट्स या फिर महिमा, डू वी हैव एनी डेटा सेट्स जिन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं? अच्छा, डेटा प्ले के डेटा पे काम कर रहे हैं. ओके. ठीक है. सो इन दैट केस मैं हाँ आप कुछ बोल रहे थे महिमा? हाँ. ठीक है. तो आज मैं जो भी गिटहब की जो रिपोजिटरी है उसी में आज मैं कुछ सैम्पल डेटा सेट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी. सो व्हाट इज योर टास्क
कि उसमें एक फैक्ट टेबल होगी मे बी, या फिर कोई एक ऐसी टेबल होगी जिसमें बहुत सारा डेटा होगा, ठीक है। नाउ व्हाट योर टास्क इज, आपको वो टेबल लेनी है, उससे आपको ये गेस करना है कि ये किस बिजनेस की टेबल हो सकती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यू हैव टू फाइंड आउट कि इसमें से कौन कौन से जो कॉलम्स हैं एज अ फैक्ट यूज होंगे और कौन कौन से कॉलम्स हैं जो एज अ डायमेंशन यूज होंगे, ठीक है। तो आपको उस टेबल को यूज करके, उस डेटा को यूज करके यू हैव टू मेक अ बस मैट्रिक्स आर्किटेक्चर। आपको एक कॉलम में बिजनेस प्रोसेसेस लिखने हैं, एक रो में सारे जितने डायमेंशंस आप इमेजिन कर पा रहे हो उस बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड वो लिखना है, और एक बस मैट्रिक्स आर्किटेक्चर डिजाइन करना है। सो आई थिंक देयर आर 3 टीम्स, राइट? महिमा 3 टीम्स है ना? हाँ। सो आई नीड 3 बस मैट्रिक्स आर्किटेक्चर फ्रॉम यू गाइज। मैं उनको देखूंगी, जज करूंगी, एंड आई विल गिव द पॉइंट्स टू द टीम। क्लियर दिस टू एवरीवन? ठीक है। नेक्स्ट इज, ये तो मैंने आपको एक डेटा सेट में दूंगी, उसका मैं नाम रख दूंगी बस मैट्रिक्स करके ऐसे, ताकि आपको पता पड़े कि कौन सा डेटा सेट आपको बस मैट्रिक्स के लिए यूज करना है। नेक्स्ट टास्क इज कि मैं एक पूरा डेटा सेट दूंगी, उसको आपको पावर बीआई डैशबोर्ड पे लोड करना है, एंड यू हैव टू मेक अ स्टार स्कीमा आउट ऑफ इट। हो जाएगा? I will load the data set on GitHub repository. दूसरा डेटा सेट टेबल हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2 टेबल होंगी मे बी, और एक डेटा सेट होएगा जिसमें मल्टीपल टेबल्स होंगी। उन टेबल्स को आपको पावर बीआई में लोड करना है, एंड यू हैव टू डिजाइन अ स्टार स्कीमा आउट ऑफ इट। दिस इज काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस, मतलब फ्यूचर क्लासेस में हम एक साथ भी डिजाइन करेंगे पूरा स्कीमा, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप थोड़ा सा ट्राई एंड एरर करके एक बार खुद से भी देखो कि कैसे हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। इज इट क्लियर? हो जाएगा? ट्राई करेंगे। ओके, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए हम रैप अप कर सकते हैं महिमा, बिकॉज मैंने थोड़ा जल्दी कवर कर लिया है एवरीथिंग। डेटा मॉडलिंग का पूरा पार्ट आज एक्सप्लेन करना था मुझे क्लास को। सो वी कैन रैप अप द सेशन। अगर आप लोगों को कोई डाउट है सो यू कैन आस्क। यस यस यस, मैं एक बार चैट पे जा रही हूँ। फर्स्ट टास्क एक बार वापस समझा दो। ओके, सो बस मैट्रिक्स आर्किटेक्चर आई थिंक आप लोगों को समझ में आया था, राइट? लेट मी शो यू स्लाइड। दिस समझ में आया था पूरी क्लास को बस मैट्रिक्स आर्किटेक्चर? मैंने उस टाइम पूछा था, अच्छे से बताना किस किस को आया है, किस किस को नहीं आया है। आ गया था? इससे पहले जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया था वो भी आ गया था? डायमेंशन मॉडलिंग का प्रोसेस हमने डिस्कस किया था। तो बस यही चीज आप लोगों को इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है? फर्स्ट थिंग यू हैव टू सेलेक्ट द बिजनेस, कि मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो डेटा आपको दिया गया है वो किस तरह के बिजनेस का डेटा हो सकता है। सेकेंड थिंग, उसके ग्रेन्स आपको डिसाइड करने हैं, दैट इज आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन कौन से कॉलम्स हैं जो एज अ फैक्ट हम यूज कर सकते हैं, एंड किस तरह के कॉलम्स हैं जो डायमेंशन के लिए यूज हो सकते हैं। यू हैव टू डिसाइड द ग्रेन्स, ठीक है? देन यू हैव टू डिसाइड कि कैसे कैसे डायमेंशंस इसमें से बनेंगी और हमारी फैक्ट कैसी होगी, ठीक है? फिर उसके बाद में जब आप ये सारे कॉलम आइडेंटिफाई कर लेंगे,
then you have to write all the columns जो कि आपको लग रहा है कि आप फैक्ट में यूज कर सकते हो, वो सारे कॉलम आपको यहाँ लिखने हैं इन दिस रो, बिजनेस प्रोसेसेस वाली रो में, ठीक है। और जो कॉलम एज अ डायमेंशन आप यूज कर सकते हो, वो आप डायमेंशन के रो में यूज करोगे, ठीक है। और फिर उनको लिख के यू हैव टू मेक अ बस मैट्रिक्स आर्किटेक्चर कि कैसे क्या रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे सेल्स ऑर्डर का रिलेशनशिप डेट डायमेंशन के साथ होएगा, प्रोडक्ट के साथ होएगा, कस्टमर के साथ होएगा, सेल्स के साथ होएगा, बट लोकेशन से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। सेल्स ऑर्डर का वेंडर से कोई रिलेशनशिप नहीं है। लाइक प्रोडक्ट इन्वेंटरी, उसका लोकेशन से रिलेशनशिप होना चाहिए कि प्रोडक्ट कहाँ रखा है, ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर परचेज ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो कौन से वेंडर से हमने परचेज किया है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। सो इस डायमेंशन से इसका रिलेशनशिप है, बट कस्टमर और सेल्स पर्सन डायमेंशन से रिलेशनशिप नहीं है। सो इस तरह से हमें बस मैट्रिक्स आर्किटेक्चर बनाना होता है। सो ये हो जाएगा, या डू यू गाइज हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक, बस मैट्रिक्स आर्किटेक्चर? कोई डाउट है? Can you share the PPT? We can use it. I think PPT is shared, right, Mahima? हाँ, जॉइंस मैंने ऐड किए, एक स्लाइड ऐड करिए, ठीक है। मैं ये वाली PPT अभी लोड कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। Any more questions? जितने क्वेश्चन है अभी पूछ लो, फिर काम करते टाइम आएंगे तो फिर बताने के लिए वैसे तो मैं रहूंगी डिस्कॉर्ड चैनल पे, बट स्टिल हो सकता है मैं थोड़ी देर में रिप्लाई करूं। अभी जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं पूछ लो। I am not able to access that Power BI folder. Yes, give me that. Material folder का, हाँ वो है मेरे पास। यस यस, okay, sorry, I'm not on the screen. Yes, Nathan. Ma'am, are these the only business processes, or do we have additional business processes? This is just an example. Okay. It is not a full bus metrics architecture table. Just a minute. So yeah, this is just an example. बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं, ये तो बस छोटा सा टेबल मैंने बनाया था, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने तरह के बिजनेस प्रोसेसेस आप उस टेबल में से निकाल सकते हो। दैट विल बी योर बस मैट्रिक्स आर्किटेक्चर। ओके मैम, ठीक है। We close this.
latest presentation by name Power BI presentation. So Mahima, you can see. ठीक है.